डियर स्टूडेंट, आज हम बड़े एक वेल नोन टॉपिक पे बात करेंगे और वो है न्यूटन्स लॉ। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पे इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले जनाब, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बैकग्राउंड, ये लॉ कैसे बनाए गए? सर आइजैक न्यूटन 1642 1727, an English scientist and mathematician famous for his discovery of the law of gravity, also discovered the three law of motion. तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी भी डिस्कवर किया और ये तीनों लॉ भी। टुडे these laws are known as Newton law of motion and describe the motion of all objects on the scale we experience in our daily life. तो ये एक मुख्तसर सी बैकग्राउंड थी न्यूटन्स लॉ की। सर आइजैक न्यूटन ने कहा, इफ I have ever made any valuable discovery, it has been owing more to patient attention than to any other talent. तो ये उनकी एक स्टेटमेंट थी जो आइजैक न्यूटन ने दी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो अगर आप इनकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो फर्स्ट लॉ है, an object in motion tend to stay in motion, an object at rest tend to stay at the rest unless acted upon by unbalanced force. इसका मतलब क्या कि कोई भी चीज अगर हरकत में है तो वो हरकत में रहेगी, और अगर वो हालत सुकून में है तो हालत सुकून में रहेगी, जब तक कि उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करे हो। जो सेकंड लॉ है, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, कि फोर्स को बराबर है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जनाब तीन लॉ हैं। अब इन तीन लॉ को हम तफसील से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि डेली लाइफ में ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं। फर्स्ट लॉ, जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन ए मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। तो तीन टर्म इसमें बड़ी अहम है। पहली है रेस्ट, टेंड टू रेस्ट, टू स्टे एट द रेस्ट, कि वो चीज रेस्ट में रहेगी, एंड ऑब्जेक्ट इन ए मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन, कि जब अगर वो हालत सुकून में है तो सुकून में रहेगी, और हालत मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय, और उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो ना अप्लाई की जाए। तो अनबैलेंस, तीन टर्मिनोलॉजी, अनबैलेंस फोर्स, ये तीन टर्मिनोलॉजी बहुत अहम है यहाँ पे। तो हम देखते हैं तफसील में कि इसकी तफसील क्या है। व्हाट डज दिस मीन, मतलब क्या होगा? बेसिकली an object will keep doing what it was doing unless acted upon by unbalanced force. ऑब्जेक्ट क्या होती है? जिस हालत में होती है उसी में रहती है। अगर हरकत में है तो हरकत में रहेगी, और अगर वो हालत सुकून में है तो सुकून में रहेगी। इफ द ऑब्जेक्ट वाज सिटिंग स्टिल इट विल रिमेन स्टेशनरी। रेस्ट है तो रेस्ट में। हमारी रोजाना जिंदगी में आता है कि इस कमरे के अंदर स्क्रीन है, ये रोस्ट्रम है, जो चीज हालत सुकून में है वो सुकून में ही है। इफ इट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल कीप मूविंग। दूसरी बात जो कही गई वो ये है कि अगर कोई
बॉडी हालत हरकत में है तो वो हरकत में रहेगी। ये चीज़ हमारे समझ में बाला नहीं आती। हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर हरकत में है तो थोड़ी हरकत करने के बाद वो रुक जाती है। क्यों? इसका मतलब है न्यूटन का कानून गलत है? नहीं। न्यूटन ने एक तीसरी बात कही थी कि अनबैलेंस फोर्स इट टेक फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब हमने अगर किसी बॉडी की मोशन को तब्दील करना है, अगर हमने उसकी मोशन को तब्दील करना है तो हमें इस पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। व्हाट इज मीन बाय अनबैलेंस फोर्स? तो हम उस टाइप पे आ रहे हैं, हम देखते हैं कि अनबैलेंस फोर्स क्या है। द फोर्स ऑन द बुक आर बैलेंस्ड, द टेबल पुश अपवर्ड ऑन द बुक, जो टेबल है अपवर्ड पुश कर रहा है इसमें, ग्रेविटी पुल डाउनवर्ड ऑन द बुक, और जो यहाँ जो फिजिक्स की किताब पढ़ी है ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल कर रही है और टेबल उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश कर रहा है। इफ द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर फोर्सेस बराबर हैं और ऑपोजिट हैं, दे आर सेड टू बी बैलेंस, तो वो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई। इफ दे आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर वो इक्वल नहीं है और ऑपोजिट हैं, देन द फोर्स आर अनबैलेंस, फोर्स अनबैलेंस है, एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, तो तब किसी बॉडी की मोशन जो है वो तब्दील हो जाएगी। सम एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। तो आपने देखा कि यहाँ पे सॉकर बॉल इज सिटिंग एट द रेस्ट, इट टेक अनबैलेंस फोर्स टू किक टू चेंज। तो ये हमारे पास एक सॉकर बॉल है, तो ये उस यहीं पड़ा रहेगा जब तक कि इसके ऊपर हम किक नहीं लगाते। दूसरी जो एग्जांपल आप देख रहे हैं और वो है टग ऑफ वार। टू टीम आर प्लेइंग टग ऑफ वार, यहाँ पे दो टीम जो है वो टग ऑफ वार कर रही हैं। दे आर बोथ exerting force on the rope in opposite direction, this balance result in no change of motion। तो आपने देखा कि नहीं। अब हम इसको सिमुलेशन की मदद से देखेंगे कि तो जनाब सिमुलेशन जो है हमारे पास वो नेट फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इस सिमुलेशन में आप देखिए हमारे पास एक ट्रॉली खड़ी है और हम क्या करते हैं कि दोनों फोर्सेस यहाँ पे हम एक इस टीम को लगा देते हैं और इसको इसको लगा देते हैं। ये दो शख्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब हमने इन्होंने ऑपोजिट साइड पे खींचा, हमने इस पे फोर्स अप्लाई की, तो क्या हुआ? दोनों को लगा रहे हैं, लेकिन जो ट्राली है वो तो हालत सुकून में रहती है, वो तो तब्दील नहीं होती। अब हम क्या करते हैं कि हम एक और शख्स यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे भी एक और शख्स को यहाँ पे लगा देते हैं, फिर हम देखते हैं कोई तब्दीली नहीं है, इसको भी लगा देते हैं, अब इसको भी हम यहाँ पे लगाते हैं। तो जब हमने दोनों फोर्सेस को लगाई तो जो तीसरा शख्स है इसको भी हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो अब हम जब अप्लाई करेंगे तो आपने देखा कि बॉडी तो इस तरफ जा रही है, क्यों जा रही है? रिटर्न करें। अब देखें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि दोनों तरफ फोर्स जो है वो बराबर अप्लाई कर रही है इस टग ऑफ वार में। अब लेट्स हम फर्ज कर लेते हैं कि ये शख्स जो है इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी कोई। अब क्या हुआ? अब हम क्या करते हैं कि ये शख्स थोड़ी जो ट्रैली है वो हमारे राइट साइड पे जा रही है, हम इस शख्स को दोबारा इसमें अटैच कर देते हैं। जब दोबारा लगा, लेकिन फिर भी जो ट्रैली की हरकत है वो ऑपोजिट साइड पे जा रही है, क्योंकि वो एक दफा हरकत में आ गई है
और इस टीम ने इसलिए विन कर गई है कि यहाँ पे वो, क्योंकि एक जब उसका एक मोमेंटम बन गया और इसलिए जो ट्रैली है उस तरफ हरकत करनी शुरू हो गई। हालांकि दोनों तरफ आदमी बराबर थे। तो हमने देखा इस टग ऑफ वार में जो है, अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो बराबर होने की सूरत में ये हालत सुकून में रहती हैं। और एक चीज और भी है, और वो है कि यह है आइडियल केस। और अगर हम इसमें फ्रिक्शन भी ले लेते हैं, फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ की सूरत हाल बदल जाएगी। तो आप इस टग ऑफ वार में देखें, अगर हम यहाँ पे सम ऑफ फोर्सेस क्लिक कर लेते हैं, हम वैल्यू को क्लिक कर लेते हैं और हम स्पीड को क्लिक कर देते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं कि हम जनाब ये दोनों तरफ से फोर्स लगाइए। हमने क्या किया, इस आदमी को कहते हैं कि जनाब आप रुकें। अब हमने सिर्फ उसको टच दिया है, एक सेकंड छोड़ा है, लेकिन बॉडी जो है वो दूसरी तरफ जा रही है और यहाँ पे उसकी कुछ स्पीड्स के साथ भी जो है ना वो हरकत कर, अब नहीं रुक रही। क्यों नहीं रुक रही? इसलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया है। इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल न्यूटन के नेक्स्ट लॉ में। तो हमने देखा कि जो टग ऑफ वार थी वो यहाँ पे मेंटेन थी। अब हम चलते हैं आगे। टू टीम आर प्लेइंग टग ऑफ वार, आपने सिमुलेशन में देखा, दे आर बोथ exerting force on the rope in opposite direction. This balance for result no change of motion. मोशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कि अब बॉडी अपने अंदर तब्दीली लाने में रेजिस्ट करती है। वो चेंज जो है उसके द टेंडेंसी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज, कि वो चेंज लाने में एक रेजिस्ट पैदा करती है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हमने यहाँ पे लिया हुआ है, रेजिस्ट टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के बॉडी अगर हालत सुकून में है तो सुकून में रहना चाहती है और हरकत में है तो हरकत में रहना चाहती है। द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट ऑल ऑब्जेक्ट हैव एनर्शिया, और ये लॉ हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके अंदर इनर्शिया मौजूद ना हो। द मोर मास एन ऑब्जेक्ट हैज द मोर इनर्शिया इट हैज एंड द हार्डर इट चेंज टू मोशन। जितना किसी बॉडी की मास ज्यादा होगी उसी हिसाब से उसके अंदर इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि इनर्शिया जो है उसमें ज्यादा होगा। अब देखिए मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल फ्रॉम रियल लाइफ हम लेते हैं। ए पावरफुल लोकोमोटिव बिगेन टू पुल ए लॉन्ग लाइन ऑफ बॉक्स कार that were sitting at the rest. Since the boxcar are so massive, they have great deal of inertia and it take a large force to change their motion. Once they are moving, it take a large force to stop them. आपने अपनी जिंदगी में रेलगाड़ी को तो देखा होगा और आपने देखा होगा कि क्योंकि बॉडी जो रेलगाड़ी है उसके साथ जो डब्बे लगे हुए हैं, जो उसके पास बोगियां लगी हुई हैं, उनका वजन ज्यादा है और जब उसको स्टार्ट करने के लिए इंजन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ती है। लेकिन जब स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर उतनी कुव्वत उसमें लगानी नहीं पड़ती। लेकिन जब दोबारा उनको रोकना हो तो फिर कुव्वत लगानी पड़ती है। तो गाड़ी के स्टार्ट होने में और गाड़ी के स्टॉप होने में, ये जो रेलगाड़ी है उसमें इस इंजन को ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ती है। और ये ज्यादा कुव्वत क्यों लगानी पड़ती है?
अजीज तलबा, अनर्शिया की वजह से, क्योंकि उनकी मास बड़ी है। और जैसे कि हमने पिछले पढ़ा कि अगर किसी बॉडी की मास ज़्यादा होगी तो उसमें अनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो आपने ड्रिल में देखा। अब हम देखते हैं, ऑन योर वे टू स्कूल ए बग फ्लाई इनटू योर windshield. Since the bug is small, it has very little inertia and exert a very small force on your car, so they do not even feel it. कि अगर आप कोई बग आपकी गाड़ी से टकरा जाता है तो क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत कम है, इसलिए आप उसको महसूस ही नहीं करते। If the object in motion tend to stay in motion, why don't move object keep moving forever? तो हम देखते हैं, if object अगर tend to stay in motion रहना चाहते हैं, why don't move object keep? तो ये जो चीज़ें, सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो why don't moving object keep moving forever? तो ये हमेशा क्यों नहीं चलती रहती? क्या वजह? Things do not keep moving forever because there almost always unbalanced force act on it. तो जनाब, ये इस वजह से वो चलती गाड़ी हमेशा के लिए नहीं चलती, क्योंकि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अमल करती है। अनबैलेंस, तो जैसा कि आपने पिछले टग वार की सिमुलेशन में देखा कि जब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की गई तो वो ऑपोजिट साइड पे जो है वो हरकत होना शुरू हो गई। तो जैसे देखें, अगर हम इसको सिमुलेशन को दोबारा हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे यूं समझ लीजिए कि मैं ये कर देता हूँ कि इस आदमी को हटा देता हूँ। अब जब देखें तो क्या होगा, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी, इस आदमी को भी हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जब इसको, तो क्या होगा, बॉडी इस तरफ जो है वो, अब बॉडी किस तरफ जाएगी? अब देखिए बॉडी उस तरफ जा रही है। अब मैं कहता हूँ कि जनाब इसको भी लगा, आ जाए जी, आ जाए जनाब, आ जाए आप इधर, इधर आप लगें। तो आपने देखा बॉडी हम रिटर्न करते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, आप इसको देते हैं मोशन में और हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब आप देखें बॉडी आगे जा रही थी और फिर उसने तब्दीली आ गई, उसके अंदर ऑपोजिट जाना भी शुरू हो गई। इसलिए जाना शुरू हो गई कि वहाँ पे ये जो शख्स था, ये जो आप हमारे पास ये जो शख्स है जिसको हमने जो अप्लाई करी, इसने एक अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई कर दी है। इसलिए ये जो बॉडी है वो इस तरफ हरकत करना उसने शुरू कर दिया। तो इस तरफ हरकत करना। अब हम क्या करते हैं कि इस आदमी को हटा देते हैं। अब देखते हैं, इस आदमी को इधर से हटा देते हैं, फिर देखते हैं क्या पोजीशन होती है। अब ये इस तरफ जा रहे हैं, हम कहते हैं कि जनाब इस आदमी को आप रुक जाएं, अभी तक उधर जा रहे हैं, हम इसको भी हटा देते हैं। अब क्या होता है, अब बॉडी जाके यहाँ पे रुकी। तो आपने देखा कि जो इनर्शिया है लेफ्ट फोर्स और राइट फोर्स का जो रिजल्टेंट जो चेंज है फोर्स के अंदर, वो इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब देखें, ए बुक स्लाइडिंग अक्रॉस ए टेबल स्लो डाउन एंड स्टॉप बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है। इफ यू थ्रो ए बॉल outward, it will eventually slow down and fall because of the force of gravity. हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं और ये वापस आ जाता है, और इसकी वजह क्या है कि ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, और फोर्स ऑफ ये जो ग्रेविटी फोर्स है अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे अप्लाई की, इसलिए वो इस तरफ आ गया। इन आउटर स्पेस अवे फ्रॉम ग्रेविटी एंड एनी सोर्स ऑफ फ्रिक्शन, a rocket ship launch with a certain speed and direction would keep going in the same direction at the same speed. लेकिन जनाब अगर हम ये करें कि अगर कोई बॉडी को हम स्पेस के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे
कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी तो जिस स्पीड से हम रॉकेट को और जिस डायरेक्शन में देंगे वो आगे चलता जाएगा। जैसे ये मोशन होती जाएगी और ये रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा क्योंकि उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगी। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर वो किसी और सियारे या सितारे में पहुंच गया और वहां पे उसने फोर्स ने रोक लिया तो वो वहां पे अनबैलेंस फोर्स वहां पे अप्लाई होगी। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। तो न्यूटन सेकंड लॉ है फोर्स इक्वल टू मास टाइम इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू एम ए के बराबर है। ये एक्सेलरेशन ए मेजरिंग ऑफ हाउ क्विकली ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड, के आया के स्पीड कितनी तेजी से जो है वो तब्दील हो रही है, मेजरिंग आ जाएगा, इसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। व्हाट डज F इज इक्वल टू एम ए मीन, मतलब क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के और एक्सेलरेशन के। किसके? मास के और एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन, इमेजिन ए बॉल ऑफ सर्टेन मास मूविंग एट ए सर्टेन एक्सेलरेशन, एक खास एक्सेलरेशन पे हरकत कर रहा है। दिस बॉल हैज ए सर्टेन फोर्स, इसकी एक खास फोर्स है। नो इमेजिन वी make the ball twice as big, double the mass, but keep the acceleration constant. एक्सेलरेशन को तो हम मुश्किल रखते हैं, लेकिन FM से that this new ball has twice the force of the old, कि इससे डबल हो जाएगा अगर हम मास को डबल करते हैं। नो इमेजिन दैट ओरिजिनल बॉल मूविंग इट twice the original acceleration, F is equal to say that the ball will again has it twice force। तो जनाब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सिमुलेशन की मदद हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है जनाब कि मोशन, हमने क्या किया कि एक ये 50 किलो का जो बॉल है वो हमने यहाँ पे 50 kg की मास रखी, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो अभी हम 50 न्यूटन की लगा देते हैं। तो हमने -50 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे अप्लाई की। हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे ये 0 रख लेते हैं और हम मास क्या कर लेते हैं, मास हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, जब मास हमने 100 की तो अब देखिए मास हमारे पास कितनी है, 50 kg और 50 kg 100 kg। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो फोर्सेस है वो हम करते हैं यहाँ पे वो फोर्सेस जो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं जनाब, वो हम करते हैं -50 न्यूटन। तो जब हमने -50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की तो आप देखें कि लॉ क्या है कि आपको पता है कि अब हमने इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो जनाब एक्सेलरेशन यहाँ पे ये इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये होगा F ओवर M। अच्छा, अब F कितनी है? F हमारे पास है -100 न्यूटन, और उसके बाद हमारे पास मास कितनी है, वो 100, वो भी 100 न्यूटन है, हमने ये सपोज की हुई है। तो जब हम क्या करेंगे, अब 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 1 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ये जनाब इसका हमारे पास यूनिट आ जाएगा, इतना इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो हम इस मदद से एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको अब ऐसा करते हैं कि अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन, तो इस सूरत में हमें क्या आएगा कि हम जनाब यहाँ पे
क्या करते हैं कि हम एक्सेलरेशन पे चले जाते हैं। अब एक्सेलरेशन पे चले गए तो हमने क्या किया कि इस बॉडी को मूव किया, और मूव करने के बाद आप देखिए कि एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, 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 और हमारे पास जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है वो स्लोली स्लोली, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन भी मौजूद है और इसके अंदर जो है हमारे पास आप देखें स्पीड कम हो रही है, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और जब ये स्पीड ज़ीरो पे आ गई तो एक्सेलरेशन इसका वो भी ज़ीरो पे आ गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम इस तरह एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको हम कैसे जो है कर सकते हैं। अब हम करते हैं फ्रिक्शन, और वो चेंज क्या है, फ्रिक्शन हम कर देते हैं ज़ीरो। अब फ्रिक्शन हम ज़ीरो करते हैं और अब हम देखते हैं कि सूरत हाल क्या होती है, और वेट हम रखते हैं 100 वेट रखते हैं हम, और इसके ऊपर जो फोर्सेस है वो भी हम रख देते हैं 1000। तो 1000 फोर्स रखी और 1000 ही वेट है, तो हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की क्या पोजीशन होती है। अब वक्त के साथ एक्सेलरेशन जो है स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं स्पीड बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन कितना है 0.96, और 0.96 का मतलब क्या है ऑलमोस्ट वन, ऑलमोस्ट वन। तो आपने एक्सेलरेशन यहाँ पे देख लिया कि हम किस तरह इसको सिमुलेशन की मदद से हमने ये चीज मालूम की। अब जब फोर्स चेंज हो रही है तो उसके बाद एक्सेलरेशन भी, बाकी चीजें भी चेंज हो जाएगी। तो आपने देखा एक्सेलरेशन मोर एफ इज इक्वल टू एम ए, इफ वी डबल द मास वी डबल द फोर्स, इफ वी डबल द एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्टली यू डबल द फोर्स। व्हाट इफ वी डबल द मास एंड द एक्सेलरेशन, अगर हम दोनों को डबल कर दें, डबलिंग द मास एंड द एक्सेलरेशन क्वाड्राइल, फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। सो इफ यू डिक्रीज द मास बाय हाफ, हाउ मच फोर्स वुड बी ऑब्जेक्ट नाउ हैव। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। Why does F is equal to ma? F equal to ma basically mean that the force of object come from its mass and its acceleration. Sometimes very massive, high mass that change speed very slowly, low acceleration like a glacier. आपको पता है ग्लेशियर जो मूव करते हैं बहुत ही स्लोली करते हैं, एंड कैन स्टिल हैव ग्रेट फोर्स, और उनके अंदर स्टिल ग्रेट फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि उनकी मास ज्यादा है। समथिंग वेरी स्मॉल लाइक लो मास दैट चेंज स्पीड वेरी क्विकली, हाई एक्सेलरेशन लाइक ए बुलेट कैन स्टिल हैव ए ग्रेट फोर्स, लेकिन इसमें फोर्स ज्यादा होती है। समथिंग वेरी स्मॉल चेंज स्पीड वेरी स्लो विल हैव ए वेरी वीक फोर्स, कि उसके अंदर फोर्स बहुत वीक थी। नो, अब हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की, और थर्ड लॉ क्या है? फॉर every action there is an equal and opposite reaction, कि हर अमल का what does this mean? For every force acting on object there is an equal force acting in the opposite direction. Right now gravity is pulling you down in your seat, but Newton third law say your seat is pushing up you against with equal force. This is why you are not moving. There is a balance force acting on your gravity pulling down and your seat is pulling. इस वक्त अगर मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो ग्रेविटी मुझे डाउनवर्ड खींच रही है, जबकि मैं अपनी फोर्स से यहाँ पे अपवर्ड फोर्स, इसलिए बैलेंस हूँ। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स मुझे किक करे तो डेफिनेटली मैं हरकत में आऊँगा या गिरने के इम्कान होंगे। और यहाँ पे इस चेयर पे देखें कि जिस चेयर पे आप बैठते हैं तो ये द ग्रेविटी यहाँ पे डाउन को पुलिंग कर रही है, दिस वाई यू आर पुलिंग डाउन कर रही है, बट न्यूटन थर्ड लॉ से योर सीट इज पुशिंग अप, सीट आपको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपन इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन ए स्केटबोर्ड और स्लिपरी फ्लोर एंड पुश अगेंस्ट ए वॉल, you slide in opposite direction away from the wall.
बिकॉज अगर ये स्लिपरी होगा और मैं दीवार पे करूंगा तो पुश बैक करेगी विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. Why does it hurt so much when you stub your toe? When your toe exerts a force on rock, the rock exerts equal force back on your toe. The harder you hit your toe against it, the more force the rock exerts back on your toe. So, and the more you hurt. और इसलिए ज़्यादा आपको चोट लगेगी. अब हम इसको रिव्यू करते हैं. फर्स्ट लॉ, object in motion tend to stay in motion and object at rest tend to stay in rest unless acted upon by unbalanced force. Newton's second law, force equal to mass time acceleration, and Newton's third law, for every action there is equal and opposite reaction. और कुछ vocabulary है जिसको हम repeat कर. Inertia, the tendency of object to resist the change in state of the motion. Acceleration क्या है? Change in velocity as measure of how quickly object is changing speed, direction or both. Velocity, the rate of change of position along a straight line with respect to time is called velocity. तो ये थी कुछ डेफिनेशन जो हमने देखी. उम्मीद है अजीज तलबा अभी आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आप अपनी बुक के अंदर जो दिए गए कंसेप्ट हैं न्यूटन लॉ को अच्छी तरह पढ़ने के बाद समझेंगे. थैंक यू वेरी मच.